स्टैंड बाय। नमस्कार, मैं राकेश परमार। भारत चीन विवाद हम सबको पता है, किस करवट जाएगा ये अभी तक पता नहीं हो रहा है। इस विषय पर दोनों सेनाएं अपने अपने बैरक से करीब करीब निकल गई हैं। समाचार के माध्यम से तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी इसका बिगुल बजने वाला है। आज समाचारों से पता चला कि चीन ने शायद 3 बार के बिगुल का अनाउंस कर दिया है कि वो 3 बार बजेगा। शायद वो अपने लोगों को उस सिचुएशन के लिए तैयार कर रहे हैं कि अगर वाकई में युद्ध हो जाता है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, यूज टू करवा रही है या उसको ट्रेनिंग दे रही है। इसी विषय में बात करने के लिए मैंने सोचा कि सेना के विषय में बात किसी सेना के बड़े अधिकारी के अलावा और कोई बढ़िया से समझा नहीं पाएगा। हमारे साथ पूर्व विंग कमांडर आदरणीय प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं। बख्शी साहब को मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। और कुमार श्रीकांत जी है, सत्यनिष्ठ भारत के आप एडिटर इन चीफ है और आप 5 बजे से 6 बजे आप देखते होंगे इनके चैनल पर हम सब लोग आते रहते हैं। आदरणीय प्रफुल्ल बख्शी साहब भी आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आदरणीय प्रफुल्ल बख्शी साहब आपसे, बीइंग ए पूर्व सैन्य अधिकारी, ये जो रोज रोज समाचार चैनलों में युद्ध हो रहा है, क्या ये वाकई भारत चीन में युद्ध हो जाने जैसा आपको लग रहा है, क्योंकि आपके पास अपार अनुभव है, या ये सिर्फ समाचार चैनल में भारत चीन में ऐसा कुछ नहीं है? आदरणीय प्रफुल्ल बख्शी साहब। नहीं, ऐसी बात नहीं है। युद्ध कोई ऐसी अजीब चीज नहीं है। हमारी पूरी भारत की संस्कृति युद्ध पे ही बनी है। इससे पहले कि मैं आपका जवाब दे दूं, मैं आपको बता दूं, युद्ध हमारी संस्कृति का अंग है। मुगलों के आने से पहले हम जो थे उस कैटेगरी में थे, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना शांति प्रिय देश। कोई शांति प्रिय देश नहीं थे। हमारे सारे राजा युद्ध करते थे, सब अपनी भूमि बढ़ाते थे। कश्यप सागर तक हमारा अधिकार था, इंडोनेशिया तक हमारा अधिकार था। कनिष्का ने पूरी चीन का कब्जे में करा हुआ था। लाहौर में उसका कैपिटल था, राजधानी, और फिर मथुरा में बनी। और जब अश्वमेध यज्ञ चलता था तो घोड़ा जमीन पे अधिकार करता था और उन लोगों को युद्ध करना पड़ता था। तो युद्ध हमारी संस्कृति और मानसिक भावना का एक अंग है। तो हम युद्ध से वाकिफ हैं। हाँ, युद्ध, ये दूसरी बात है, हम युद्ध से डरते हैं या युद्ध करना चाहते हैं, वो दूसरी बात है। भारत के जो फौजी है वो कभी युद्ध से नहीं डरता। युद्ध से डरने वाले होते हैं सियासत करने वाले, जिनके हाथ से सत्ता चली जाएगी, उनको डर लगता है युद्ध से करने के लिए। तो ये याद रखें, युद्ध से फौज नहीं डरती, क्योंकि हमारा जो फौजी जाता है उसकी माँ ने उसको पैदा करके, हर एक गांव में जो किसान होता है वही उसके बेटा फौज में जाता है। हम सब वहीं से आए हैं। और माँ और बाप बताते हैं तेरा काम है तलवार पकड़ना, बंदूक पकड़ना और देश की रक्षा करना। तो युद्ध हमारी मानसिक स्थिति में है। सर प्रफुल्ल सर, एक लाइट नोट पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक लाइट नोट पर सवाल है आपसे। हाँ। ये चाइनीज पंजाबी गाने क्यों बजा रहे हैं? ये चाइनीज देखें आप तो वो लाउड स्पीकर में पंजाबी गाने बजा रहे हैं। क्या वो रिझाने की कोशिश कर रहे हैं या 1962 की तरह प्रवोक कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं चाइनीज क्यों बजा रहे हैं। मैं 1969 में जब मैं कमीशन मिल गई, मैं गया था। मेरे को जब पहले स्क्वाड्रन में ही मेरे को नाथुला भेजा गया था कि पूरी टारगेट्स को चेक करके आए। तो हम जब गए थे वहां पे लाउड स्पीकर पे लगा होता था, पर उस समय वो गाने नहीं बजाते थे, वो पॉलिटिकल स्पीचेस देते थे कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, साउथ इंडियन के लोगों को के लिए क्या बोला, महाराष्ट्रियंस के लिए क्या बोला, आपस में लड़वाने की बात करते थे। ये 24 घंटे चलता था उनका। पर अब जो उनको पता चल गया है कि भारत इस बात से आगे निकल गया है, और जो चाइनीज भी जो जनता आई है वो इस तरीके से प्रभावित है भारतीय फिल्म वर्ल्ड से, बॉलीवुड से, कि वहां पे हर एक डांस में दिलेर मेहंदी का गाना लगता है। और वो किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, बल्ले बल्ले होती है वहां पे। तो ये चाइनीज जो हमारे पंजाबी गाने हैं भंगड़ा के, ये इनकी साइक में घुसे। वहां की जो लड़कियां हैं वो पंजाबी लड़कों को बहुत पसंद करती हैं, ये आप याद रखिए। और मतलब समय लेट हो गया थोड़ा, बख्शी साहब लेट हो गया, मतलब अगर ये बात बाद में पता चला है। हाँ, यही है बात। पहले होता तो हम थोड़ा लेट हो गया। हाँ, वही मैं कह रहा था ना कि थोड़ा लेट हो गया, ये बात पता चलते चलते आप पता चल के क्या फायदा हुआ। अब क्या फायदा हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हम सफर पे निकल,
हम सफर से निकल आए हैं तो वहां अब हिरन आया है, हमारी बंदूक हमने रख दी, अब शिकार आया है। क्या मतलब क्यों यहाँ लागू नहीं होता वन से कप ऑलवेज ए कप? वन से कप ऑलवेज ए कप यहाँ लागू नहीं होता है? खैर ये तो हंसने के लिए था। अगले बख्शी साहब, एक देखिए, आप लोग तो योद्धा लोग हैं, आप तो इस उम्र में भी अगर सरकार कहे कि आप मैदान जंग में आ जाइए तो कम से कम आप जहाज नहीं उड़ा सकते तो जहाज उड़ाने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको ये तरीका बता सकते हैं, आप अपहरण हो। लेकिन देखिए, बम जब गिरेगा ना, चाहे वो चीन पर गिरे या भारत पर गिरे, नुकसान तो आम सिविलियन को होगा ना। तो हम लोग जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अशोक ने पूरे दुनिया में फतेह पाया था, दुनिया में। अब सम्राट अशोक से ज्यादा किसको पता, लेकिन जब वो अंत में उसने भी हथियार रखा और बोला कि मैंने किसके लिए किया था, उसको भी बाद में ना घृणा हो गया था युद्ध से। तो हमने तलवार का ताप भी देखा है और उसका पश्चाताप भी देखा है। आप एक बीइंग ए फौजी, क्या आप ताप दिखाना चाहते हैं या पश्चाताप की सिचुएशन ना आए उसको किस तरह से मैनेज किया जाए? एक फौजी से और एक पूर्व बुजुर्ग आदमी से, भारत के एक सीनियर सिटीजन से बात हो रही है, बोलिए। देखिए, ऐसा है, आपको मैं बता दूं, जिसकी आप बात कर रहे हैं उस आइडिया को पैदा किया था भारतीय संस्कृति ने। आपने महाभारत तो देखी है और पढ़ी भी है। आपको पता है कि महाभारत में क्या कितनी युद्ध के नियम बने हुए थे। बार बार में लोगों को बताया जाता था आप ऐसा मत करिए। जो सूरज गुरूब हो जाता था, डूब जाता था, युद्ध बंद हो जाता था। क्यों बंद होता था ये किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं कि एक दूसरे के खेमे में जाके हालचाल पूछिए, गलत। ये भी कहते हैं कि एक दूसरे की मरहम पट्टी करिए, ये भी गलत। युद्ध इसलिए बंद होता था कि रात के अंधेरे में आपको आपका टारगेट नजर नहीं आएगा, आप गलत आदमी को मार देंगे, सिविलियन को मारेंगे, आप किस घुड़सवार को एम कर रहे हो, किसान को लग जाएगा। ये है जो, इसके लिए उन्होंने रात के अंधेरे में युद्ध को बंद करने का नियम बनाया था। इसे ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहते हैं। एक से एक लड़ेगा क्योंकि कम से कम हानि हो। अगर जो गिर गया है, जिसे हथियार डाल दिए हैं, आप उसको बाइज्जत पूरा का पूरा उसका सम्मान के साथ में बंदी बना लेंगे, पर उसको रखेंगे, उसकी इज्जत कम नहीं होने देंगे। स्त्रियों के ऊपर, बच्चों पे, यूनक पे, और जो लड़ाई नहीं कर रहे उनके ऊपर हमला नहीं होगा, उस स्थान पे हमला नहीं होगा। ये सारे के सारे नियम बने हुए थे। पर इस बात को सब राजा नहीं मानते थे। अशोका ने लड़ाई शुरू कर दी, सिविलियन मार दिए, वो सब भूल गए। पर कई लोग याद रखते थे, कई भूल जाते थे। इस प्रणाली का जो है अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ 1859 में। एक स्विस जेंटलमैन थे, वो थे मिस्टर ऑनरी डूनॉन। वो जब उन्होंने एक कोई अपना बिजनेस का लेटर लेने नेपोलियन थर्ड से मिलने गए, तो नेपोलियन थर्ड सॉल्फरीनो में एक युद्ध कर रहा था। उसने उस युद्ध को देखा तो 40,000 लोग एक दिन में मारे गए थे। जो मर रहे थे उनको मरने दिया जा रहा था, जो डॉक्टर मदद करने जा रहे थे उनको गोली मार रहे थे, जो सरेंडर कर रहा था उसे गोली मार रहे थे। तो उसने कहा, भारत में, महाभारत में भी इन नियम को लिखा था कि ऐसा पागलपन नहीं होना चाहिए, हम लोग इतने पढ़े लिखे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसने किताब लिखी, मेमोरीज ऑफ सॉल्फेरिनो, और एक उसने एक अंतरराष्ट्रीय बॉडी का स्थापना करी जिसको कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस कहते हैं। और रेड क्रॉस के ये नियम उन्होंने बनाने शुरू किए धीरे धीरे कि आप युद्ध में क्या एहतियात बरतेंगे, कौन सा बहुत अस्त्र बड़ा भयानक है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र का बैन था महाभारत में, इस तरीके से यहाँ पे कौन सा अस्त्र ना इस्तेमाल किया जाए, कौन सी लड़ाई की प्रणाली ना इस्तेमाल की जाए, सिविलियंस पे हमला ना किया जाए, जो स्थान है सांस्कृतिक स्थान, जो पूजा करने के स्थान, उन पे हमला ना हो, जो सरेंडर कर रहा है उस पे हमला ना हो। और धीरे धीरे ये नियम बने। 4 जिनीवा कन्वेंशन बनी। जिनीवा कन्वेंशन 1 लड़ाई धरातल की लड़ाई के लिए, जिनीवा कन्वेंशन 2 समुद्री लड़ाई और उसमें जो प्रताड़ना है उसके लिए, कन्वेंशन नंबर 3 जिनीवा प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए, और जिनीवा कन्वेंशन 4 सिविलियंस के लिए, कि किस तरीके से सिविलियंस की और उसके साथ में किस उनकी रक्षा हो। और साथ में प्रोटोकॉल्स लिखे गए, प्रोटोकॉल 1 और 2। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा,
पर ये है कि उनमें नियम बन गया था, प्रणाली बन गई थी, ये अस्त्र गैसेस, बैक्टीरियोलॉजिकल वॉरफेयर, ये इसका इस्तेमाल नहीं होगा। अपने अस्त्र के ऊपर जहर लगा के मारना, तलवार पे जहर लगा के मारना, बेनेट पे जहर लगा के मारना नहीं किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें की गई थी। और लड़ाई के डायरेक्शन ऑफ अटैक कैसा होना चाहिए ताकि सिविलियन आर्म पे हम खतरे में ना आए, और अगर कौन से समय पे हमला किया जाए, किस डायरेक्शन पे हमला किया जाए, ये सारी की सारी ये इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस इसकी ट्रेनिंग देती है सारी दुनिया की कंट्रीज को, और हर एक फौज को ये ट्रेनिंग मिलती है, और भारत में भी है, चीन में भी है। तो पर ये कोई किसी को पकड़ती नहीं है, इसमें किसी पुलिस पावर नहीं है, पर सबको ट्रेनिंग देती है, किताबें देती है, इंस्ट्रक्टर्स जाते हैं। यानी कि मैंने भी ये काम किया है, मैं भी 37 कंट्रीज में होके आया हूं, मैंने भी ये प्रणाली ये किया है, लड़ाई में भाग लेने के बावजूद मैंने ये बताया है, और हम इसलिए अच्छी तरह बता सकते हैं क्योंकि हमने लड़ाई करी है। इसीलिए ये जो आप बात कर रहे हैं इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कोई उल्लंघन करता है तो उसकी प्रणाली भी है, इंटरनेशनल कोर्ट्स वगैरह बने हैं, पर वो बात हम बाद में कर सकते हैं। लेकिन सर उन लोगों को सजा नहीं होती है। चाइना और तमाम ऐसे देश हैं जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं लगातार। अमेरिका भी करता है, वियतनाम में आप देखें किस तरीके से किया है, कोरिया में देखें, लेकिन उन लोगों को सजा नहीं हो पाती। खास तौर से नहीं सर, जो 6 और जो 5 बड़ी कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है यूएन में, वो गाहे बगाहे बातों को टाल देते हैं, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। नहीं, कुमार, मैं बता देता हूं आपको अच्छी तरीके से। इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा अमेरिकन पे भी आरोप लगा, जर्मन पे आरोप लगा, सजाएं हुई, सबको हुई, ये नहीं सजा नहीं हुई, और अभी भी हुई है। इंक्वायरी चल रही है, गल्फ वॉर की इंक्वायरी चल रही है, अभी भी चल रही है। कितने साल निकल गए गल्फ को, 91 से 93 से अभी तक, अभी भी चल रही है। पर आप ये कह रहे हैं ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जब एक बार बात चली जाती है, हाँ सालों खींचती है क्योंकि लॉयर्स होते हैं। और क्या होता है, जिस भारत ने जिनीवा कन्वेंशन साइन किए हैं, चाइना ने साइन किए हैं, हमारे जब हमने रेटिफाई कर दिया पार्लियामेंट में तो हमारे पीनल कोड का अंग बन जाता है। अगर मैं एज अ ऑफिसर हनन करूं रुत के नियम का, तो आप मेरे को कोर्ट में ले जा सकते हैं, सिविल एज अ सिविलियन, एक पान वाला ले जा सकता है मुझको, ये है इसका मतलब। तो आप ये बात मत सोचिए, मैं आपको उनकी लिस्ट बता दूंगा जो अमेरिकन गए। आपने माइलाई मैसेकर सुना होगा, अब लेफ्टिनेंट केली को आजीवन कारावास हुआ था उसके लिए। ये बात ऐसी नहीं है, ये हम कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा नहीं है। हाँ, किसी को पता नहीं चले, चुपके कोई कर दे वो दूसरी बात है, क्योंकि हर जगह कैमरे नहीं लगे, हर एक को पता नहीं चलता। आईसीआरसी थोड़ी पुलिस का काम करती, आईसीआरसी नहीं करती ऐसा काम। ठीक है राकेश जी। प्रफुल्ल साहब, थोड़ा सा ना आप दाहिने तरफ रहिए, बाएं बोलते बोलते चले जा रहे हैं, दाहिने तरफ थोड़ा सा करें बीच में, और थोड़ा सर, और थोड़ा, हाँ बस, डन डन डन, एकदम डन, बहुत सुंदर शानदार। एक वीरेंद्र बहादुर सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं कि सर का इस उम्र में देख करके हमारा जो दुगना हो जा रहा है, जवानी में कितने बड़े फाइटर रहे होंगे। तो मैं वीरेंद्र बहादुर कहता हूं कि फाइटर प्लेन चलाने वाला का जवानी जाता नहीं, हमेशा फाइट के मोड में रहता है। आप चिंता करें, भारत के फौजी इनको सत सलाम है। बख्शी साहब, मेरा मैं एक बात बता दूं, अभी भी मैं फ्लाइंग कर रहा हूं। मेरे को जो मेरे दोस्त एरोबेटिक कलाबाजी सीखना चाहते हैं वो मेरे को ले जाते हैं और मैं उनको सिखाता हूं, तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकता। तो अभी भी कर रहा हूं मैं। मोदी जी को जरूरत पड़ेगी एक एयर फाइटर प्लेन चलाने वाला फौजी हमारे फेसबुक पर है, हमारे चैनल पर, ये मेरे लिए प्राउड की बात है। बख्शी साहब को सत नमन। बख्शी साहब, सोटियां मारी हैं आपने, सोटी कितनी मारी है, कितने घंटे की? बहुत सारे, काफी किए, ओवर 3,500। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्राउड है सर। हमारी रोड मतलब मैं पता नहीं किस जन्म का प्रताप है, आप जैसे महान आदमी का साक्षात्कार हो रहा है बख्शी साहब। ये राकेश परमार जैसे साधारण आदमी का बस का बात नहीं है, बट आपने मुझको अपना आशीर्वाद देना स्वीकार किया है। इस बात की जितनी तारीफ की जाए आपका सत मन है बख्शी साहब। एक बार पुनः है आपको कुमार श्रीकांत साहब को नमस्कार। गुरु गोविंद दोनों खड़क काको लागू पाए बलिहारी गुरु, आपने गोविंद जी मिला तो श्रीकांत जी को सादर प्रणाम। बख्शी साहब, एक प्रश्न हमेशा से भारत में अनुत्तरित है, उसका उत्तर नहीं मिला है, एक सिपाही इसको बता सकता है। युद्ध
बख्शी जी को लड़ना है, चाहे वो प्रफुल्ल बख्शी हो या जीडी बख्शी हो, मतलब सब जवानों को लड़ना होता है। लेकिन युद्ध कब लड़ना है, कैसे लड़ना है, ये हम जैसे मतलब राजनीतिक लोगों को बताना है, जिन्हें पता नहीं है कि मिलिट्री की वो हथियार कितने किलो की होती है जो सर पे लाद के हमारा फौजी जाता है, उसके जूते की वजन कितना है, उस एटमॉस्फेयर में -40 में रहना होता है। इसका कोई समाधान आप देते हैं, कोई कोऑर्डिनेशन टाइप का आप चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय में या रक्षा मंत्री कार्यालय में सेना से संबंधित लोग इस मामलों के सलाहकार नियुक्त हो बनिस्पत जो आईएएस आईपीएस या जो राजनीतिक सियासत लोग होते हैं? इस विषय पर आपका क्या विचार है, एक सिपाही के दिल से बताइएगा। देखिए, ऐसा है, ये जो धारणा है कि हमारे को गलत कहीं कहीं पे सन 47 के बाद में थोड़े गलत डायरेक्शन ली। इन्होंने फौज को देखना ऐसे शुरू किया जैसे कि कोई बाहर से कोई फौज आई है किराए पे, जैसे बैंड आता है कि बैंड बजा के चला जाएगा बैरक में। इनको ये नहीं पता फौज आपकी संस्कृति का अंग है, आपका ही अंग है। और जहां पे देखिए, आपको परमार साहब बता दूं, जिधर जिधर गवर्नमेंट फेल हुई है फौज ने आके बचाया है। पूरी नॉर्थ ईस्ट में फौज ने इसको चलाया है। अगर जब पंजाब से आतंकवाद को हटाना था तो फौज ने किया था काम, पुलिस ने नहीं, फौज ने किया था। ये आपको मैं बता दूं किस तरीके से जनरल जोशी ने पूरी का पूरा जगह को घेरा और पुलिस को कहा तुम अंदर के घेरे में हो, सारे आतंकवादी जब तक नहीं निकलेंगे आप नहीं निकलेंगे। ये तरीका था। जहां पे गवर्नेंस फेल होती है, जब चाइनीज 62 में आए थे सब भाग गए थे, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं रह गया था, फौज ही थी जिसने जाके जो कुछ बचाना था बचाया, जो किया, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन करी। जब बाढ़ आ जाती है सब खत्म हो जाते हैं तो फौज करती है, अर्थक्वेक आता है तो फौज करती है, जब आपका पुल गिर जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स में तो फौज आती है, बंबई में पुल गिर जाता है, जब आपके पुल बनाने वाले इंजीनियर फेल हो जाते हैं तो फौज आती है। फौज कहां नहीं जाती? फौज इसलिए क्योंकि आपको मैं बता दूं परमार साहब, मैनेजमेंट के सारे जो नियम हैं वो फौज से लिए गए हैं। जितनी पुरानी मैनेजमेंट की किताबें हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर और प्रिंसिपल्स ऑफ आर्मी से लिए गए हैं। जैसे फौज, इसीलिए कम्युनिकेशन, डेलीगेशन, ये सारे के सारे फौजी तरीके हैं, इसीलिए फौज को काम करना आसान होता है। पर कई बार ऐसा होता है कि सिविल महकमे में ब्यूरोक्रेसी, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ले लीजिए, अगर आपने फौज को लाना शुरू किया तो उनको ओहदे नहीं मिलेंगे, उनको पोजीशन नहीं मिलेगी, तो 15-18 साल में जॉइंट सेक्रेटरी कैसे बन जाएगा? वो भी फौज की तरह 35-35 साल में कर्नल बनेगा, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए इन्होंने कहा नहीं, फौज को दूर रहना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हैं। बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल ये कारण है और कोई कारण नहीं है। ये किसी ने नहीं बोला कि डेमोक्रेसी में ऐसा चलना चाहिए, ये बात गलत है। और फौज जो है आपका बेटा है, एक बाप अगर अपने बेटे को से डर के सोएगा तो फिर वो कैसे रहेगा फैमिली बन के? क्योंकि बेटा लड़ता है, माँ की रक्षा करता है, बाकी घर में बैठते हैं, कोई दुकान चलाता है, कोई खेती करता है, वो जो बाहर रहता है वो भी माँ का बेटा है और वो माँ की रक्षा कर रहा है, सबसे बड़ा हक तो उसका है। पर हमारे को इस बात के अभी तक जो है गलत इस्तेमाल करके किया गया है, और किसी महकमे में ब्यूरोक्रेसी नहीं इतनी काम करती जितनी फौज में करने की कोशिश करती है। आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जब अंग्रेज जा रहा था, जनरल लॉकहार्ट जो था अंग्रेजी कमांडर, वो नेहरू जी के पास गया, अपनी फाइल वाइल लेके सल्यूट किया कि साहब मैं अब जा रहा हूं वापस ग्रेट ब्रिटेन। उस समय हमारी 22.5 लाख फौज थी, 13 लाख नहीं थी, 22.5 लाख थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उन्होंने कहा आपकी बहुत बड़ी फौज है, पर ध्यान रखिए चीन जो है ये गलत काम कर रहा है, आपको फौज को इस्तेमाल करना पड़ेगा ढंग से, इनकी ट्रेनिंग कराइए। तो नेहरू जी ने कहा आप क्या बात करते हो, हमें फौज की जरूरत नहीं है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे, चीन हमारे भाई हैं। और ये सब कुछ करके जो आपने फिर देखा उसका नतीजा अभी तक भुगत रहे हैं। आज रात को मैं आपसे बात कर रहा हूं उसी दिन के कारण जब नेहरू जी ने लॉकहार्ट को यह बात कही थी। फिर 62 में जो आई, जो आपने देखा क्या हुआ, जिस तरीके से फौज को चलाया गया, उनको आपको रोना आ जाएगा। फौजी जो था गर्मी के कपड़े पहन के बर्फ में नाथुला में जा रहा है, उसको पास पूरे का पूरे कोट नहीं है,
और उसके पास बंदूक नहीं है, बंदूक है तो एम्यूनिशन नहीं है, और आप लड़ रहे हैं। और फिर जब चाइनीज को हम मार सकते थे क्योंकि हमारे पास एयरफोर्स थी, उनको किसी ने बताया नहीं था, कोई फौजी नहीं था उनके प्लानिंग में, किसी की सुनते नहीं थे। उन्हें किसी ने कह दिया, फॉरेनर ने, अरे चाइनीज आएंगे तो उनकी एयरफोर्स तुम्हारे बॉम्बे, कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास, कानपुर सब जगह बॉम्ब कर देगी, आप एयरफोर्स को मत लाइए। उन्होंने एयरफोर्स को नॉर्थ ईस्ट से पंजाब और दिल्ली भेज दिया, 6 स्क्वाड्रन। अगर वो 6 स्क्वाड्रन काम आते तो आपकी 2.5 to 3 ब्रिगेड ऑफ चाइनीज पीओडब्ल्यू बनती और जीत आपकी होती, पर आपकी हार हुई क्योंकि एयरफोर्स। सर बख्शी साहब, यही प्रश्न एक पत्रकार से, एक मिनट श्रीकांत साहब, जो प्रश्न हमने एक फौजी से पूछा, सेम प्रश्न एक पत्रकार से है। आप बताइए इसमें क्या है? हम फौज के डिसीजन फौज के हाथ में देंगे, वो बढ़िया है कि राजनीतिक हाथ में देंगे? दोनों की कॉन्फ्लिक्ट अपने इंटरेस्ट के अलावा और क्या है? जैसा कि बख्शी साहब ने अंत में एक बात बोला कि शायद उनको किसी ने कहा कि अगर